नमस्कार, मैं पवन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं खबरें अब तक में। आज हम आपको रूबरू कराएंगे देश दुनिया की उन बड़ी खबरों से जो सिर्फ खबरें नहीं बल्कि वक्त के साथ बदलते हालात और बनते इतिहास की गवाही हैं। आज के शो में बात होगी काशी में हुए ऐतिहासिक राजनयिक क्षण की, नेपाल में उठी नई राजनीतिक लहर की, सरकारी तंत्र में हुए करोड़ों के फर्जीवाड़े की और आखिर में जानेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे में किस तरह भारतीय राजनीति की दिशा को फिर से परिभाषित किया है। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हजार के पार। तो चलिए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। आज काशी नगरी एक ऐतिहासिक राजनयिक पल की साक्षी बनी, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद रामगुलाम के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जहां बात सिर्फ रिश्तों की नहीं बल्कि साझा विरासत, संस्कृति और भविष्य की साझेदारी की हुई। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 52वें दौरे पर आज वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। वाराणसी की सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम नागरिकों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। फूलों की वर्षा, प्रधानमंत्री जिंदाबाद के नारे और पोस्टरों से सजी सड़कों ने काशी को उत्सव का रंग दे दिया। पीएम मोदी का यह दौरा सिर्फ संसदीय क्षेत्र का दौरा नहीं बल्कि भारत और मॉरिशस के बीच बढ़ती राजनीतिक साझेदारी का प्रतीक बन गया है। होटल ताज में हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री का स्वागत किया। ये मुलाकात दोनों देशों के बीच सभ्यतागत, आध्यात्मिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। वहीं दोनों नेताओं के बीच जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें नवीनीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नीली अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी, ऊर्जा और बुनियादी ढांचा। इस बातचीत का मकसद केवल विकास नहीं बल्कि दोनों देशों की संयुक्त क्षमता और निर्माण को ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाना भी है। बैठक के बाद डॉक्टर रामगुलाम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ क्रूज पर गंगा आरती देखी और फिर काशी विश्वनाथ में दर्शन किए। ये कार्यक्रम दोनों देशों की संस्कृति और आध्यात्मिक साझेदारी को और गहरा करता है। आपको बता दें, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस यात्रा के बाद से दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया था। अब काशी में हो रही ये वार्ता उसी रिश्ते को नए आयाम देने का कार्यक्रम कर रही है। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया था। पुलिस की टीम सुबह से ही अजय राय के आवास पर तैनात रही। अधिकारियों के अनुसार ये कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया था। वहीं हाउस अरेस्ट के बाद अजय राय ने सोशल मीडिया पर बीजेपी सरकार और पुलिस पर हमला बोला। जाहिर है, काशी की ऐतिहासिक गलियों में आज सिर्फ आध्यात्मिक नहीं कूटनीतिक इतिहास भी लिखा गया।
भारत और मॉरिशस का ये रिश्ता साझा संस्कृति, विकास और वैश्विक नेतृत्व का उदाहरण बनता जा रहा है। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा से कहा है कि सबका साथ सबका विकास, आज उसकी एक और मिसाल सामने आई। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पड़ोसी देश नेपाल में बीते कुछ हफ्तों से जो हो रहा है वो सिर्फ एक राजनीतिक घटनाक्रम नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा एक जन आंदोलन है। जेनजेड की आंधी ने पूरे नेपाल को अपनी चपेट में ले लिया है और अब नेपाल एक नए युग में प्रवेश करने को तैयार है। सवाल यह है कि अगला कदम क्या होगा, सत्ता की कमान किसके हाथ में होगी और किसका असर भारत नेपाल के रिश्ते पर कैसा पड़ेगा। जाहिर है नेपाल की सियासत में इन दिनों बड़ा भूचाल आया है। जैन जी आंदोलन ने वो कर दिखाया जो अब तक कोई नहीं कर सका। केपी शर्मा ओली की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंका गया है। सड़कों पर उतरे लाखों युवाओं अब सिर्फ नारों तक सीमित नहीं हैं, वे भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं। अब जब पुराना सत्ता तंत्र ढह चुका है तो सवाल उठता है कि अब नेपाल की सत्ता कौन संभालेगा। काठमांडू के चर्चित और लोकप्रिय मेयर वालेन शाह ने साफ कर दिया है कि वो खुद फिलहाल अंतरिम सरकार में नेतृत्व नहीं करेंगे। उनका कहना है कि यह समय जल्दबाजी का नहीं बल्कि समझदारी का है। वालेन शाह ने यह भी कहा कि अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को दी जाए और उन्होंने ये पूरा समर्थन देने की बात भी कही। वालेन शाह ने राष्ट्रपति से साफ कहा है कि जन भावनाओं का सम्मान करते हुए संसद भंग की जाए और अंतरिम सरकार को तुरंत जिम्मेदारी दी जाए। अब आप ये भी जान लीजिए कि सुशीला कार्की आखिर हैं कौन, उन्हें नेपाल की सत्ता सौंपने की बात क्यों की जा रही है। दरअसल नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी सुशीला कार्की एक ईमानदार, निष्पक्ष और सशक्त छवि के साथ सामने आई हैं। उनके नाम पर समाज के तमाम वर्गों, खासकर युवाओं की सहमति दिखाई दे रही है। लेकिन भारत के लिए सबसे अहम बात यह है कि सुशीला कार्की का भारत से गहरा जुड़ाव रहा है। उन्होंने BHU से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया है और यहीं से उनके जीवन की नई शुरुआत हुई थी। उनके पति दुर्गा प्रसाद उस दौरे में नेपाल के उभरते युवा नेता रहे थे जब उन्होंने भारत नेपाल रिश्तों पर सवाल किया था। तो सुशीला कार्की ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। उनके इस बयान ने भारत के राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में राहत की सांस दी, क्योंकि ओली सरकार के दौरान नेपाल का झुकाव चीन की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा था और भारत नेपाल रिश्तों में तल्खी भी आ गई थी। जाहिर है अब नेपाल एक नए दौर की तरफ बढ़ रहा है जहां सरकार नहीं, जन आंदोलन सत्ता तय कर रहा है। सुशीला कार्की जैसे नेतृत्व से उम्मीदें बनी है कि भारत नेपाल रिश्तों में फिर से गर्मजोशी लौटेगी। लेकिन असली इम्तिहान तो अब शुरू होगा। जब लोकतंत्र को बनाए रखना है तो जनता के वायदों को पूरा करना है और पड़ोसियों के साथ संतुलन भी साधना है। देखना होगा कि नेपाल इस बदलाव को कैसे इतिहास में तब्दील करता है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सोचिए, जब देश के करोड़ों युवाओं एक नौकरी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हों, तब एक शख्स सरकार की आंखों में धूल झोंकते हुए एक साथ 6 सरकारी नौकरियों से करोड़ों की सैलरी उठा ले। क्या यही है सिस्टम? क्या यही है न्याय? आज की सबसे बड़ी खबर किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है आपको, लेकिन अफसोस ये हकीकत है। उत्तर प्रदेश से आई ये खबर सरकारी व्यवस्था और प्रशासन की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। आज हम आपको बताएंगे सरकारी फर्जीवाड़े की उस चौंकाने वाली कहानी जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में एक ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया है जो न केवल सिस्टम की पोल खोलता है बल्कि ये भी दिखाता है कि सरकारी नौकरी में कितनी बड़ी लापरवाही और मिलीभगत चल रही है। आगरा निवासी अर्पित सिंह का नाम शख्स एक साथ 6 जिलों में एक्सरे टेक्नीशियन की नौकरी करता रहा और मजे की बात यह कि हर जगह उसका नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम एक ही है। फर्क सिर्फ इतना कि उसने आधार कार्ड अलग बनवाए
और फर्जी दस्तावेज के जरिए इस मास्टर प्लान को अंजाम देता रहा। हाथरस, बलरामपुर, रामपुर, बांदा, शामली और अमरोहा, इन सभी जगह पर एक ही शख्स की नियुक्ति एक ही समय पर हुई और किसी को भनक तक नहीं लगी। इतना ही नहीं, करीब 9 सालों तक उसने करीब 3 करोड़ की सैलरी सरकार से वसूली। वही खुलासा तब हुआ जब संविदा पोर्टल पर कर्मचारियों की जानकारी अपडेट की गई। अर्पित का नाम एक नहीं बल्कि 6 जगह पर दिखा और फिर फटा ये बम। जांच शुरू हुई तो एक नहीं कई नाम सामने आने लगे। मैनपुरी के अंकुर, हरदोई के अंकित सिंह ने ये नाम भी 2-2 या उससे अधिक जगह पर नियुक्ति पाई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वेरिफिकेशन प्रक्रिया सिर्फ नाम की औपचारिकता बनकर रह गई है? मानव संपदा पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डाटा चेक क्यों नहीं किया गया? विभागीय अधिकारियों की भूमिका को लेकर कोई जवाबदेही तय नहीं की गई। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये फर्जीवाड़ा बिना अंदरूनी साठ-गांठ के संभव था? इस बीच सरकार और विपक्ष में सियासी जंग भी छिड़ चुकी है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है, लेकिन 2 दिन की जांच में सामने आया कि अर्पित की नियुक्ति 2016 सपा सरकार के समय हुई थी। अब योगी सरकार ने इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार बना लिया है। 6 विभिन्न जिलों में नौकरी करने के मामले में लखनऊ में मुकदमा दर्ज किया गया है। सीएम योगी ने कार्रवाई की बात भी कही है। देखा जाए तो एक तरफ सिस्टम की आंख में धूल झोंकते लोग तो सरकारी खजाने को अपनी जागीर समझ बैठे हैं और दूसरी ओर ऐसे अधिकारी जो सेवा के बाद भी ठगी का शिकार बन जाते हैं। सवाल ये नहीं कि गलती किसकी है, सवाल ये है कि क्या इस देश में सिस्टम को कभी जगाया जाएगा? क्या सरकार और प्रशासन अब भी सिर्फ जांच कमेटी बनाकर बैठ जाएगा या कोई ठोस कार्रवाई भी होगी? क्योंकि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक ये कहानियां दोहराई जाती रहेंगी और आम जनता का भरोसा टूटता रहेगा। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे ने एक बार फिर देश की राजनीति में विपक्ष की कमजोर होती पकड़ और एनडीए की रणनीतिक बढ़त को उजागर किया है। तमिलनाडु से आने वाले एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन की जीत भले ही पहले से तय मानी जा रही थी, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की रणनीतिक धराशायी हुई वो विपक्ष के लिए न केवल एक राजनीतिक बल्कि मनोवैज्ञानिक हार भी मानी जा रही है। एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन की उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत हुई चौंकाने वाली बात नहीं थी। आंकड़े पहले से ही उनके पक्ष में थे, लेकिन चुनावी प्रक्रिया के दौरान और नतीजों के बाद जो सच सामने आया उसने कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की रणनीति को पूरी तरह से बेबस और दिशाहीन साबित कर दिया। कांग्रेस ने दावा किया था कि उसके पास विपक्ष के 315 सांसदों का समर्थन है, लेकिन मतगणना में केवल 300 वोट मिले, यानी 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की, जो विपक्ष एकजुटता के दावे की पोल खोलने के लिए काफी है। बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस का ये मानकर चल रही थी कि वह दक्षिण भारत की क्षेत्रीय पार्टियों को अपने पाले में कर लेगी, लेकिन टीडीपी और जनसेवा पार्टी टस से मस नहीं हुई। जगमोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी ने उल्टा कांग्रेस को झटका दे दिया। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाकर सोचा कि वह संविधान बचाओ जैसे मुद्दे को धार देगी, लेकिन सुदर्शन रेड्डी की लालू यादव जैसे नेता के साथ वायरल हुई तस्वीर ने रही सही कसर पूरी कर दी। कई पूर्व जजों ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के इस व्यवहार पर गंभीर सवाल उठाए। कांग्रेस अब ये कहकर खुद को सांत्वना दे रही है कि इस बार विपक्ष को 40% वोट मिले, जबकि पिछली बार ये आंकड़ा 26% था। उपराष्ट्रपति चुनाव ने एक बार फिर विपक्ष को आईना दिखा दिया है कि दावे चाहे जितने भी कर लिए जाएं, जमीनी सच्चाई आंकड़ों और रणनीति से तय होती है। राजनीति के मौके पर बार बार नहीं आते और लगता है कि विपक्ष ने एक बार फिर उन्हें गवा दिया है। ये तो थी आज की बड़ी और अहम खबरें, जो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र और व्यवस्था के लिए भी आईना है। चाहे वो काशी की गलियों से उभरता कूटनीति का संदेश हो, नेपाल के युवाओं की नई आवाज़ हो, या फिर सिस्टम के भीतर छुपा कोई बड़ा
फरेब। हर खबर हमें सोचने को मजबूर करती है कि बदलाव जरूरी है और जिम्मेदारी भी हमारी है। इन्हीं विचारों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप देखते रहिए खबरें अब तक, क्योंकि यहां मिलती हैं सिर्फ खबरें नहीं, हर खबर के पीछे की सच्चाई भी। नमस्कार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।